सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए RTI एक्ट 2005 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप MP ADPO की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। MP ADPO का एक फंडा होता है। सबसे पहले तो आपको इसका एक्ट नंबर कौन सा है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसका एक्ट नंबर है 22 और इसे लोकसभा से, राज्यसभा से सहमति और लागू डेट भी आपको याद करनी है। और इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? इसमें 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय है और 2 अनुसूची हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा 2 घंटे का, क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने साथियों तक। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, उसका थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि प्रिंट करवाए हैं तो उसका चार्ज लग जाएगा। चलिए अब समय ना बर्बाद करें, पहला प्रश्न देख लेते हैं। वह देश कौन सा है जिसने सूचना के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान किया? सूचना के अधिकार का सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान स्वीडन ने किया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। दूसरा, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नाम से व्यापक एवं स्पष्ट कानून सर्वप्रथम निर्मित हुआ था अमेरिका में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तर पर प्रथम राज्य कौन सा है जिसने यह कानून बनाया था? मध्य प्रदेश तो नहीं है, न उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, न केरल है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु था पहला राज्य जिसने RTI से संबंधित कानून बनाया था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां प्रेस स्वतंत्रता एक्ट 1983 के माध्यम से कतिपय सूचनाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है? ऐसा राज्य है भारत में कर्नाटक, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, सूचना का अधिकार 2005 का उद्देश्य लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रम में पारदर्शिता लाना, उनके उत्तरदायित्व से संवर्धन करना, नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना। सी, लोक प्राधिकारियों के कंट्रोल, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी यह तीनों आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, RTI एक्ट के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता को प्रोन्नत किया जाना। बी, सरकारी निकायों में उत्तरदायित्व का समावेश करना। लोक हितों की सुरक्षा करना। यह तीनों उद्देश्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। इसके बाद सातवां, सूचना का अधिकार एक्ट कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं? इसमें
31 धाराएं हैं और 6 चैप्टर है, 2 अनुसूची हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19। 9वां, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अंग माना गया है? अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, भारत का प्रथम मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग वजाहत हबीबुल्लाह थे और प्रथम महिला अगर आपसे पूछी जाए तो दीपक संधू थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, देखिए यहाँ पर भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त पूछ ली गई है, इसलिए दीपक संधू बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव थे, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 13, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। जब से 2019 का संशोधन हुआ है, अब संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार हो गया है। 14, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर नहीं है, ये तो गलत है, संपूर्ण भारत पर है। बी, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं, नागरिकों को प्राप्त है। सी, यह किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा 24 और 8 इस बारे में प्रावधान करती है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या लिखा है। यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, नहीं होगा पुनः नियुक्ति का पात्र। ये भी गलत है, इसका सी ऑप्शन ही सही है। 15वां, सूचना का अधिकार एक्ट लोकसभा में कब पास किया गया? लोकसभा में पास किया गया था 11 मई 2005 को। इसके बाद 16, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 राज्यसभा में पारित किया गया। 11 मई को लोकसभा में पारित हो गया, तो अब 12 मई को राज्यसभा में पारित हो जाएगा और सहमति मिल गई 15 जून को और लागू हो गया 12 अक्टूबर को। इसका ए ऑप्शन सही है। 17, RTI एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई थी 15 जून 2005 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12(13), 14, 16, 24, 27 तथा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी हो गए थे, यानी कि 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह धाराएं तुरंत प्रभावी हो गई थी। फिर उसके बाद 120 दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को बाकी धाराएं लागू हुई थी।
इसलिए इसका जो सही आंसर है 15 जून 2005 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन। 19 आरटीआई एक्ट के शेष संपूर्ण उपबंध लागू हुए थे 120वें दिन। इसका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 20 सूचना का अधिकार एक्ट 2005 किस दिनांक से लागू हुआ? यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के तहत समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया है धारा 21A में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बी समुचित सरकार से अभिप्रेत है। समुचित सरकार से अभिप्रेत है केंद्र, राज्य, उपरोक्त दोनों। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 केंद्रीय सूचना आयोग से अभिप्रेत है। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है और धारा 15(1) में राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 आरटीआई एक्ट की धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित आयोग से अभिप्रेत है। धारा 12(1) में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। 25 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से अभिप्रेत है। धारा 12(3) के अधीन नियुक्त अधिकारी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 12(3) में ही बताया गया है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के बारे में। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 26 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य बताना है यानी कि गलत। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है। संविधान के अनुच्छेद 238 के अधीन प्रशासक नियुक्त। 238 के अधीन प्रशासक नियुक्त नहीं, 239 के अधीन होता है प्रशासक नियुक्त। इसलिए यही गलत है, ए ऑप्शन। 27 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर भी आपको असत्य बताना है यानी कि गलत कौन सा है इन चार में से। 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। विश्वविद्यालय का कुलपति यही गलत है, ये तो पढ़ा भी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी में विश्वविद्यालय का कुलपति आएगा। बी भी देख लेते हैं। राज्यसभा या विधानसभा परिषद का सभापति सही है। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष ये भी बिल्कुल सही है। इसका सी ऑप्शन अब गलत है। विश्वविद्यालय का कुलपति असत्य है, जो नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में 2E में इसको परिभाषित किया गया है सक्षम प्राधिकारी को। 28 आरटीआई एक्ट की धारा 2E सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा से अभिप्रेत है। लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी संविधान के अनुच्छेद के अधीन 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। तीनों सही है। सक्षम प्राधिकारी के लिए
इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। इसके बाद 29, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना को परिभाषित किया गया है। सूचना को परिभाषित किया गया है 2J में। इसका जो सही आंसर है 2J को ही 2J कहते हैं। जे सूचना हमें चाहिए। जब हमें सूचना चाहिए होती है तो हम बोलते हैं जे सूचना दे दो, इसलिए 2J में सूचना को परिभाषित किया गया है। 32 एक्ट है, 32 एक्ट में परिभाषाएं हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हमने अपने नोट्स बनाए हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने एक बार उन्हें देख लिया तो आपसे प्रत्येक सब्जेक्ट आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा और 1 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाओगे। इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसके बाद 30, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पर भी गलत कथन छांटना है। सूचना से अभिप्राय ऐसी सामग्री है जिसमें सूचनाएं सम्मिलित है। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल शामिल है। मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक। सी, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, आंकड़े। डी, किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच नहीं हो। ये असत्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। 31, लोक प्राधिकारी से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत नहीं आता है। लोक प्राधिकारी से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके अंतर्गत नहीं आता है ए ऑप्शन। प्राधिकारी या निकाय, स्वायत्त सरकारी संस्था आती है। गैर सरकारी संस्था या संगठन नहीं आता है लोक प्राधिकारी के अंतर्गत, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 32, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत रिकॉर्ड, आई मेरा रिकॉर्ड, आई में परिभाषित किया गया है रिकॉर्ड को। 2I में सम्मिलित है, दस्तावेज भी शामिल है, पांडुलिपि और फाइल, दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या प्रतिकृति भी शामिल है। यह तीनों शामिल है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। 33, रिकॉर्ड के अंतर्गत किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री आती है। ये भी सही है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल आती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी आती है। 34, आरटीआई एक्ट में सूचना का अधिकार धारा 2J में दिया गया है। ये सूचना हमें चाहिए, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है। आपको तो वहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ठैया, आपको तो पकड़ना है, याद नहीं करना है, समझना है डायरेक्ट को। 35, क्योंकि प्री एग्जाम होता है, मेंस नहीं होता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत अधिकार सम्मिलित है। कहती दस्तावेज भी है, अभिलेख भी है, सामग्री, नमूने हैं, यह सभी है।
इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 36, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है सूचना के अधिकार में? दस्तावेज और रिकॉर्ड शामिल है, नमूने भी शामिल है, मंत्रिमंडल के कागज पत्र की प्रतिलिपि शामिल नहीं है। इसकी आप सूचना नहीं मंगा सकते आरटीआई के माध्यम से। धारा 8 और धारा 24 और अनुसूची 2 को छोड़कर, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। 37, सूचना के अधिकार की परिभाषा में निम्न में से कौन से अधिकार सम्मिलित है? यह तीनों अधिकार सम्मिलित है। एक बार आप रीड कर लीजिए, मैंने तो एक नज़र डाल ली है, आप भी रीड कर लीजिए। यह तीनों सही है। 38, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। एक आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है? देखो, किसी कार्य या क्रिया के दस्तावेज का निरीक्षण भी कर सकता है, किसी रिकॉर्ड की सत्य प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है, सामग्री या नमूने प्राप्त कर सकता है उसके। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 39, राज्य सूचना आयोग से अभिप्रेत है। धारा 15(1) के अधीन गठित, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 15(3) के अधीन नियुक्त आयुक्त से अभिप्रेत है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त। बी ऑप्शन इसका सही है। 41, सूचना के लिए रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक होगा, वह थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी की सूचना धारा 11 में बताया गया है इसके बारे में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका। 42, थर्ड पार्टी से अभिप्रेत यानी कि तीसरा पक्षकार, और इसके अंतर्गत आता है कोई लोक प्राधिकारी भी आता है, सूचना के लिए रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक। यह दोनों हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 43, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत तीसरा पक्षकार को परिभाषित किया गया है धारा 2(n) में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 44, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की किस धारा के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है? धारा 3 में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है, और धारा 4 में ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि बाध्यताएं, और 2 में परिभाषाएं हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 3। 45, आरटीआई एक्ट के उपबंधों के अधीन रहते हुए सूचना का अधिकार होगा सभी नागरिकों पर। इसका बी ऑप्शन सही है, ना कि सभी व्यक्तियों पर, सभी नागरिकों पर भारत के। 46, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? सूचना का अधिकार प्राप्त होगा सभी नागरिकों को। इसका ए ऑप्शन सही है। 47, आरटीआई एक्ट की धारा 3 निम्न में से किसको सूचना का अधिकार प्रदान करती है?
भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले सभी लोग, भारत में स्थायी निवास करने वाले नागरिक, भारत में डोमिसाइल लोग, भारत के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त करती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 सूचना का अधिकार उपलब्ध है, केवल नागरिकों को उपलब्ध है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 49 लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, यहाँ पर ऑब्लिगेशन शब्द आ गया है, इसे परिभाषित किया गया है धारा 4 में, और धारा 5 में है पदनाम, और धारा 8 और 24 को एक साथ पढ़ना है, जिसमें छूट बताई गई हैं किन लोगों से आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हो, आरटीआई के माध्यम से। और धारा 9 में रिजेक्शन के बारे में बताया गया है, यानी कि आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कब, अगर आप किसी के कॉपीराइट से संबंधित कोई सूचना मंगाते हो, उसका स्वामित्व है उस कॉपीराइट पर। जैसे आप किसी का बैंक खाते का पासवर्ड मंगाते हो तो वह आपको नहीं देगा, क्योंकि उसका अधिकार है वह। इसलिए धारा 9 में इस प्रकार की बात रिजेक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है, बाध्यताएं, धारा 4 सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। 50 लोक प्राधिकारियों को इस एक्ट के प्रारंभ होने के कितने दिनों के अंदर अपने संगठन की विशिष्टियां, यानी कि 120वें दिन, सी ऑप्शन सही है इसका। 51 कोई लोक प्राधिकारी धारा 4 की बाध्यताओं में दी गई विशिष्टियों को परिभाषित करने के पश्चात इन प्रकाशनों का अध्यापन करेगा, प्रत्येक माह करेगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 प्रशासनिक एककों या अधीन कार्यालयों में सूचना प्रदान करने के लिए लोक सूचना अधिकारीगण या राज्य सूचना अधिकारीगण डिजर्नेट करेगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रत्येक लोक प्राधिकारी को। इसके बाद 53 सूचना अधिकारियों की समस्त प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में सूचना प्रदान करने के लिए इस एक्ट के अधिनियमन के कितने समय के भीतर अधिकारियों को पदाभिहित करना होगा? 100 दिन के अंदर करना होगा, धारा 5 में लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 यदि सूचना या अपील के लिए आवेदन यथा स्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है तो धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन स्पेसिफाई आंसर के लिए अवधि की संगणना करने में कितनी अवधि जोड़ दी जाएगी? 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 दिन। 55 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट का प्रावधान किया गया है। धारा 5 में पदनाम है, धारा 6 में ही रिक्वेस्ट है, और धारा 7 में निपटारा है, और धारा 8 में छूट दी गई है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 6। 56 आरटीआई एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकता है, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम
आवेदन या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी तरीके हैं। 57 आरटीआई एक्ट की धारा 6 के अधीन सूचना के लिए रिक्वेस्ट करने वाले आवेदक से अपेक्षा की जाएगी ऐसे रिक्वेस्ट हेतु पर्याप्त कारण देने की, ऐसे अनुरोध हेतु कोई भी कारण न देने की। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 58 जहां किसी ऐसी सूचना के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कोई आवेदन किसी लोक अधिकारी को किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ लोक प्राधिकारी ऐसे आवेदन को यथासाध्य शीघ्रता से अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा, किंतु किसी भी दशा में ऐसा अंतरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। ऐसा अंतरण 5 दिन के पश्चात, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 59 सूचना के आवेदनों रिक्वेस्ट के निपटारे के बारे में 7 में निपटारा है धारा 7 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 60 एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित शुल्क के साथ किया जाता है। विहित शुल्क युक्त होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 61 सामान्य आवेदनों का निपटारा कर दिया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर आवेदन का निपटारा 30 दिनों में कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद 62 यदि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो आपको 48 घंटे में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपको 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। 64 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि पाई गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के संबंध में है तो लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के समय से 48 घंटे में दे दी जानी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है। 65 सूचना के अधिकार एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी चाही गई सूचना शुल्क के पश्चात कितने दिवस के अंदर प्रदान करेगा। जन सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर प्रदान करेगा। 66 राज्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति के निम्नलिखित दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करवाएगा। 30 दिन के अंदर उपलब्ध करवाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 67 यदि लोक सूचना अधिकारी प्रावधानित अवधि में आवेदन का निपटारा करने में असफल होता है तो यह समझा जाएगा कि वह आवेदन नामंजूर कर दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है, नामंजूर कर दिया गया है। 68 कोई भी शुल्क किन व्यक्तियों पर भारित नहीं किया जाएगा।
जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उन पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगाई जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 69, यदि किसी लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है, अर्थात आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तब ऐसा लोक सूचना प्राधिकारी आवेदक को सूचित करेगा। आवेदन को अस्वीकार करने के कारण, अपील किए जाने की अवधि, अपील अधिकारी की विशिष्टियां, उपरोक्त सभी, यह तीनों सूचित करेगा उस व्यक्ति को। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 70, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के तहत सूचना के लिए पर्याप्त रिक्वेस्ट के निपटारे के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि में से कौन सी अवधि घटाई जाएगी? वह अवधि जो औधारित सूचना देने में खर्च व शुल्क देने में लगी है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71, जहां लोक प्राधिकारी सूचना हेतु आवेदन की प्राप्ति से स्पेसिफाई समय अवधि के भीतर सूचना प्रदत्त करने में असफल रहता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क सूचना दी जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 72, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है। छूट धारा 8 और धारा 24 में है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 73, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं को सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है? धारा 8 में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 74, निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना छूट दी गई है। सूचना जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर प्रभाव डालेगी, छूट है। सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा में डालेगी, इन्हें छूट दी गई है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? भारत की संप्रभुता आधार है, राज्य का आर्थिक हित आधार है, लोक स्वास्थ्य आधार नहीं है कोई, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 76, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन छांटना है? सूचनाएं जिन्हें प्रकट करने अर्थात उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सकेगा। ए ऑप्शन, सूचना जिससे न्यायालय का अवमान होता हो, बिल्कुल। बी, सूचना जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हो, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर असत्य बताना है, गलत कौन सा है, ये तो सही है। सी, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई सूचना, जैसे मानकर चलो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मोदी जी को विश्वास करके अपनी सूचना के बारे में बताया। हमारे देश में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो मोदी जी और सूचना पब्लिक नहीं कर सकते। डी ऑप्शन, सूचनाएं जो संसद या राज्य विधानमंडलों को दी जा सकती है, ऐसी सूचनाएं है असत्य।
इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 77, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? सूचना प्रदत्त करने की बाध्यता लोक प्राधिकारी को नहीं है। सूचना जो अधिकरण की अवमानना करती है, यह बिल्कुल सही है, असत्य है यानी कि। 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट की धारा अंतर्गत सूचना न देने का आधार नहीं है? यह किसी अपराध को भड़काने को अग्रसर हो सकता है, बिल्कुल आधार नहीं है। जिसका प्रकट न्यायालय की अवमानना गठित करता है, यदि लोक दृष्टि में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नीचे ले जाता है, यही सही होगा, सी ऑप्शन। 79, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है यदि यह एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार कारित करता है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार, थर्ड पक्ष कार की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचाता है, तो मना कर दिया जाएगा। इसका डी ऑप्शन। 80, आरटीआई एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण से प्राप्त सूचना का लोक हित में प्रकट किया जा सकता है। वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 81, प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना का लोक हित में प्रकटन किया जा सकता है। वैश्विक नातेदारी, सूचना, वाणिज्यिक विश्वास, उपरोक्त दोनों के आधार पर सी ऑप्शन सही है इसका। 82, सूचना जो किसी नागरिक को प्रदत्त की जा सकती है, मंत्री परिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा और समाप्त होने के पश्चात सूचना, बिल्कुल सी। और इसके बाद डी ऑप्शन सही है इसका। 83, आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 के तहत निम्न में से किस जानकारी के प्रकटीकरण की छूट नहीं दी जाएगी? निर्णय लेने और मामले की पूर्णता के बाद मंत्री परिषद के निर्णय, छूट नहीं दी गई है, सी ऑप्शन। 84, लोक प्राधिकारी द्वारा किसी सूचना तक पहुंच को अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसी सूचना के प्रकटन में लोक प्राधिकारी को होने वाले नुकसान से लोक हित अधिक हो, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 85, एक्ट की धारा 8(3) के तहत जहां उस डेट से जिसको 20 वर्ष की अवधि को संगणित किया जाना है उद्घृत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो केंद्र सरकार का विनिश्चय अपीलों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 86, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के ऐसे रिक्वेस्ट में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान कॉपीराइट का उल्लंघन अंतर्विलित है, वहां केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 87, सूचनाओं की पृथकनीयता के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 10 में। धारा 11 में तो थर्ड पार्टी की सूचना बताई गई है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 88, किसी व्यक्ति को छूट
प्राप्त सूचना के नाम पर अन्य सूचनाओं से वंचित नहीं किया जाए, उद्देश्य समावित है धारा 10 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 89, जहां किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचना चाही जाती है जिसका कुछ भाग ऐसा हो जो धारा 8 के अंतर्गत छूट में आता हो, लेकिन शेष प्रकट की जा सकती है, ऐसी सूचना तक पहुंच अनुज्ञात कर दी जाएगी, बशर्ते कि उन्हें पृथक किया जा सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। 90, सूचना का अधिकार एक्ट के तहत थर्ड पार्टी की सूचना धारा 11 में बताई गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 91, थर्ड पार्टी की सूचना संबंधी प्रावधान सूचना अधिकार एक्ट की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? धारा 11 में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 92, यदि लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना को प्रकट करना चाहता है जिसका संबंध किसी थर्ड पार्टी से है, तो वह थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट प्राप्त होने से कितनी समय अवधि के भीतर लिखित में नोटिस देगा? 5 दिन के अंदर। इसका ए ऑप्शन सही होगा। और अभ्यावेदन करेगा थर्ड पार्टी 10 दिन बाद। 93, यहाँ पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा 10 दिन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। 94, लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी ऐसे मामले में जिसमें थर्ड पार्टी संबंधित है अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात कितनी समय अवधि के भीतर यदि थर्ड पार्टी को अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया हो, उस आवेदन का निराकरण किया जाएगा। आवेदन का निराकरण किया जाएगा 40 दिन में। वैसे मामूली तौर पर तो 30 दिन में निपटारा किया जाता है, लेकिन अभ्यावेदन के लिए दिया गया है तो यहाँ पर 40 दिन है। 95, यदि सूचना का प्रकट किया जाता है तो थर्ड पार्टी ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध हकदार होगा अपील का। धारा 19 में अपील कर सकेगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 96, सूचना का अधिकार एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह तीसरा चैप्टर है जो 12 से लेकर 14 तक चलता है, यानी कि धारा 12 में बताया गया है गठन के बारे में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 97, आरटीआई एक्ट के अधीन सूचना यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया जाता है धारा 12 में। ए ऑप्शन सही है। 98, एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है। 99, केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम कितने केंद्रीय सूचना आयुक्त से मिलकर बनता है? एक तो इसका अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है 10। इसके बाद 100, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या है 10, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 101, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त को छोड़कर केंद्रीय सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या
यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त को छोड़कर। 1+10 यानी कि 10 है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 102 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री यह की जाएगी समिति की सिफारिश पर समुचित सरकार द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। सॉरी, समुचित सरकार नहीं है, नियुक्ति की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की राष्ट्रपति की सिफारिश पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 103 मुख्य सूचना आयुक्त तथा केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश एक समिति द्वारा की जाएगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 104 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश हेतु गठित समिति मिलकर बनेगी। प्रधानमंत्री से लोकसभा के अध्यक्ष से मिलकर बनेगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 105 केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 106 केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निहित होगा। यह निहित होगा मुख्य सूचना आयुक्त में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित का व्यापक ज्ञान अनुभव रखने वाले होंगे। विधि का, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, समाज सेवा प्रबंधन का, पत्रकारिता, जनमाध्यम, सी प्रशासन शासन का, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। 108 निम्नलिखित में से असत्य यानी कि गलत कथन बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मर्यादाएं निहित है। वह कारोबार या वित्त कर सकते हैं, जो असत्य है, नहीं कर सकते। 109 मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की पदावधि तथा सेवा शर्त के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 13 में। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि कालावधि होगी 5 वर्ष होगी या केंद्र सरकार द्वारा जो अवधि विहित की जाए। डी ऑप्शन सही होगा इसका। 111 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कितनी आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा? 65 वर्ष की आयु। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 112 सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर नहीं होगी, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके बाद 113 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को पदभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ कौन कराता है? शपथ कराते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। इसका बी ऑप्शन सही है। 114 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त किसको संबोधित
अपने सिग्नेचर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। जिसने शपथ दिलाई है उसी को अपना पद त्याग सकेगा, यानी कि राष्ट्रपति को। 115 निम्नांकित में से कौन सा कथन यानी कि कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है इनमें से, आप बताइए। यह हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, कमेंट करिए। 115 का ए है, बी है, सी है कि डी है। 116 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी केंद्र सरकार द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को पद से हटाए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 14 में। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 118 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 119 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को किसके आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 120 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, लेकिन इन आधारों पर पुनः केवल तभी नियुक्ति की जा सकेगी जब उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य के पश्चात इस आशय की रिपोर्ट दे दी गई हो। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 121 यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या हितबद्ध रहता है तो वह दोषी माना जाएगा। असमर्थता या साबित कदाचार का, इसका ए ऑप्शन सही है, कदाचार का दोषी माना जाएगा। 122 कदाचार अथवा असमर्थता के आरोप की जांच की अवधि के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। 123 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त उसके पद से हटाया जा सकेगा जब उसने वित्तीय या ऐसे अन्य हित अर्जित कर लिए हो जिससे उसके पदीय कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ना पड़ता हो। यहाँ पर पड़ता हो लेकिन ना लिखा है इसलिए असत्य है। डी ऑप्शन। 124 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी आपको गलत कथन बताना है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त निम्न आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन। इसमें गलत बताना है, 3 सही है 1 गलत है। जब वह अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक
नियोजन में हो। बी, जब वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के बावजूद अपने पद पर बने रहने के योग्य हो। इसका जैसे बी ऑप्शन है वही गलत है, इसलिए बी हो जाएगा इसका। 125 एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में धारा 15 बात करती है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। 127 राज्य सूचना आयोग का गठन मिलकर होगा, एक मुख्य और 10 अन्य, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 128 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। यहाँ पर थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग समान है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। 129 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति नामों की अनुशंसा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसका अध्यक्ष वहाँ पर प्रधानमंत्री था, यहाँ पर मुख्यमंत्री है। ए ऑप्शन सही है। 130 निम्नांकित में से असत्य कथन कौन सा है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु नामों की अनुशंसा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें सदस्य होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता होंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। 131 राज्य सूचना आयोग के कार्यों के अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की शक्तियां निहित होंगी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में। इसका बी ऑप्शन सही है। 132 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हो, विधि का ज्ञान रखते हो, विज्ञान का ज्ञान रखते हो, कला वाणिज्य तथा संस्कृति का ज्ञान रखते हो। इसका सी ऑप्शन सही है। जो असत्य है 133 यहाँ पर भी आपको असत्य कथन बताना है, यानी कि गलत कौन सा है इन चार में से। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकते है लिखा है। कोई कारोबार या व्यक्ति कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, डी हो जाएगा इसका। 134 मध्य प्रदेश राज्य में सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। डी ऑप्शन। 135 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें के बारे में व्यवस्था की गई है धारा 16 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 136 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कितनी समय अवधि के लिए की जाएगी? 5 वर्षों के लिए। नहीं, केंद्र सरकार जो विहित करे अवधि उसके लिए। डी ऑप्शन इसका सही है। 137 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65 वर्ष। सी ऑप्शन इसका सही है। 138 राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाने का पात्र होगा, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद पर कार्य करने की संपूर्ण अवधि कितने वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी? 5 वर्षों से। इसका बी ऑप्शन सही है।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को अपना पद भार ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। सी ऑप्शन सही है इसका। 140 राज्य सूचना आयोग के आयुक्त शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष। सी ऑप्शन। 141 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त किसको संबोधित करते हुए अपने पद त्याग देंगे? यह पद त्याग करेंगे राज्यपाल को। 142 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन तथा भत्ते भारत के निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 143 राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन तथा भत्ते तथा सेवा शर्तें वे होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की होती है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 144 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? ए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बी राज्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। राज्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समकक्ष होंगे, ये तो सही है। इसका बी ऑप्शन ही गलत है। होगा, पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, नहीं होता है। 145 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को पद से हटाए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 17 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 146 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को किन आधारों पर कभी भी अपने पद से हटाया जा सकेगा? साबित कदाचार के आधार पर तथा असमर्थता के आधार पर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकेगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 148 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से तभी हटाया जा सकेगा जब राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात आशय की रिपोर्ट दे दी गई हो। इसका उच्च न्यायालय नहीं लगा देना, उच्चतम न्यायालय है, यही अंतर है दोनों में, ध्यान रखना इसे। और जो वेतन भत्ते होते हैं वह भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है, ना कि राज्य सरकार। यह दो अंतर है छोटे छोटे, बाकी समान है। 149 कदाचार या असमर्थता के आरोप की जांच की अवधि के दौरान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। 150 यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त किसी निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी भी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है
तो वह दोषी होगा, वह दोषी होगा कदाचार का। ये ऑप्शन सही है। 151 राज्यपाल द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त को किन आधार पर पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। वह दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया है जब किसी नैतिक अक्षमता वाले किसी अपराध में दोषी ठहराया गया जहां उसने लाभ का कोई पद धारण कर लिया हो। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा जो 18 से लेकर 20 तक चलता है। इसके बाद छठवां चैप्टर मिसलेनियस आ जाता है जो 21 से 31 तक चलता है। 152 सूचना आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्यों का उल्लेख है 18 कर्तव्य धारा 18 में। 153 आरटीआई एक्ट के अंतर्गत गठित सूचना आयोग की शक्तियां एवं कृत्य धारा 18 में बताए गए हैं। ए ऑप्शन सही होगा। 154 सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 155 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना था इसमें। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को किसी वाद का ट्रायल करते समय शक्तियां प्राप्त होंगी, सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन इसमें असत्य बताना है। दस्तावेज के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। अपेक्षा करना क्या है जी? बिल्कुल है बी साक्ष्यों की परीक्षा या उन्हें सम्मन जारी करना भी है। शपथ पर साक्ष्य लेना भी है। सीपीसी की जितनी पावर है सभी होगी। व्यक्ति को प्रतिभूति देने के लिए आबद्ध करना तथा कारागार में प्रति प्रेषित करना, यह असत्य है। डी ऑप्शन। 156 सूचना का अधिकार एक्ट में किस धारा के अंतर्गत अपील का प्रावधान है? धारा 19 में अपील का प्रावधान है। 157 सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील 30 दिन में होती है और सेकंड अपील 90 दिन में होती है। इसका ए ऑप्शन सही है। प्रथम अपील पूछा गया है। 158 सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति निर्णय प्राप्ति से कितनी समय अवधि के भीतर प्रथम अपील कर सकेगा? प्रथम अपील कर सकेगा 30 दिन के भीतर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 159 प्रथम अपील के निर्णय से व्यथित व्यक्ति द्वितीय अपील कर सकेगा। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को और इनका निर्णय अंतिम होगा। द्वितीय अपील 90 दिन बाद कर सकता है। 160 सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति 90 दिन में द्वितीय अपील करेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 161 एक्ट के अंतर्गत द्वितीय अपील की सामान्य लिमिटेशन 90 दिन है, यानी कि सी ऑप्शन। 162 किसी थर्ड पार्टी की सूचना के प्रकट के आदेश के विरुद्ध अपील होती है 45 दिन में। इसे भी आप रट लीजिए। सॉरी, थर्ड पार्टी 30 दिन में अपील होती है, अधिकतम 45 दिन है। इस प्रकार है, यहाँ पर 45 दिन सही नहीं है, 30 दिन है। अधिकतम 45 दिन में भी कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पर 30 दिन ए ऑप्शन पर टिक करिए। 163 केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय होगा। विनिश्चय होगा आबद्ध कर, यानी कि अंतिम मानना ही होगा। 164 अपील का निपटारा यथाशीघ्र कर दिया जाना चाहिए। 30 दिन या विस्तारित अवधि 45 दिन है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपने अपील की है या तो 30 दिन में निपटारा कर दिया जाएगा, नहीं तो 45 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 165 सूचना अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति का प्रावधान किया गया है। शास्ति का प्रावधान किया गया है धारा 20 में। 250 रुपये पर डे और 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी शास्ति। सी ऑप्शन सही है। 166 केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। युक्त कारण से आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया है। डी ऑप्शन। 167 केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी पर कितनी शास्ति अधिरोपित की जाएगी? 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। डी ऑप्शन सही है। 168 सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्र या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना देने में डिफॉल्ट, अकारण, विलंब या इनकार आदि करने की दशा में उस पर 250 रुपये प्रति दिन, लेकिन 25,000 रुपये अधिकतम हो सकेगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 169 केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर अधिकतम शास्ति 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 170 आरटीआई एक्ट की धारा 20 में प्रदत्त शास्ति 250 रुपये प्रति दिन, 25,000 रुपये अधिकतम। ए और बी दोनों। सी ऑप्शन। अब यहाँ पर मिसलेनियस आ गया है जो 21 से लेकर 31 तक चलता है। 171 गुड फेथ की गई कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है। धारा 21, 22, 23 को याद कर लेना है जॉब से। जी से गुड फेथ, यानी कि धारा 21 में दिया गया है गुड फेथ की कार्रवाई, और 22 में ओ से ओवरराइड, और धारा 23 में बी से वर्जन। इस प्रकार यह तीनों धाराएं याद कर लेना है जॉब। जी से गुड फेथ, ओ से ओवरराइड, बी से वर्जन। लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, धारा 21। 172 यदि इस एक्ट के अधीन कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई हो तो कोई बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। विधिक कार्रवाई नहीं होगी किसी व्यक्ति के विरुद्ध। डी ऑप्शन सही है इसका। 173 सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 22 इसे डॉट डॉट ओवरराइड करने का अधिकार देती है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के एक्ट को, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 174 आरटीआई एक्ट की किस धारा में अपील के अतिरिक्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अवर्जन किया गया है? धारा 23 में।
इसका डी ऑप्शन सही है। 175, कोई न्यायालय इस एक्ट के अधीन किए गए किसी आदेश की बाबत कोई वाद आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। सही है, ए ऑप्शन। 176, किसी न्यायालय में इस एक्ट के अधीन किए गए किसी विनिश्चय में प्रश्नगत किया जा सकेगा, अपील में प्रश्नगत किया जा सकेगा। ए ऑप्शन सही है। 177, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 निम्न पर लागू होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस पर लागू होता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 178, सूचना का अधिकार एक्ट प्रयुक्त होता है। ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध होता है। ठीक है, इसका जो ए ऑप्शन, वैसे इसका हमें क्लियर पता नहीं है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 179, इस एक्ट के प्रावधान को प्रयोज्य नहीं है। इस एक्ट के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है निजी संगठन पर। बी ऑप्शन। 180, सूचना का अधिकार एक्ट में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी सूचना में अवर्जित नहीं होगी भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है। सी ऑप्शन। 181, भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के आरोप के मामले में मांगी गई सूचना किसके अनुमोदन से प्रदान की जाएगी? यह प्रदान की जाएगी केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से। सी ऑप्शन सही है इसका। 182, भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोप के मामले में मांगी गई सूचना केंद्र या राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से कितनी अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी? 45 दिन की अवधि के भीतर। 183, निगरानी तथा रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 25 में आरटीआई एक्ट के अधीन रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसका ए ऑप्शन है। केंद्रीय सूचना आयोग शीघ्रतम प्रत्येक वर्ष के उपरांत केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। ए ऑप्शन सही है इसका। 185, सूचना का अधिकार एक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उपरोक्त दोनों, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। 186, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति इस एक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा इसकी एक प्रति किसको प्रेषित की जाएगी? एक प्रति प्रेषित की जाएगी समुचित सरकार को। इसका बी ऑप्शन सही है। 187, समुचित सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है धारा 26 में। 188, वित्तीय तथा अन्य संस्थानों को ध्यान में रखते हुए जनता को अपने अधिकारों से अवगत कराने तथा ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम तैयार करेगा समुचित सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 189, इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है धारा 27 और 28 में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 190, इस एक्ट की धारा 27-28 के तहत नियम बना सकेंगे।
सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार। सी ऑप्शन सही है इसका। 191 इस एक्ट के अधीन बनाए जाने वाले नियमों को यथास्थिति किसके समक्ष रखा जाएगा? संसद या राज्य विधानमंडल। सी ऑप्शन सही है। 192 केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में। इसका सी ऑप्शन सही है। 193 इस एक्ट के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है धारा 30 में। 2 वर्ष में दूर होंगी कठिनाइयां। 194 एक्ट प्रारंभ से। 194 यदि इस एक्ट के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु कौन आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस एक्ट के उपबंधों से असंगत ना हो बना सकेगी? केंद्र सरकार। 195 सूचना का अधिकार एक्ट के अधीन इस एक्ट के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। 196 इस एक्ट की क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए कठिनाइयों को दूर करने हेतु जारी आदेश इस एक्ट के प्रारंभ के पश्चात जारी किए जाएंगे 2 वर्ष। 197 सूचना का अधिकार एक्ट 2005 द्वारा धारा 31 में रिपील किया गया कौन सा एक्ट था? सूचना स्वतंत्र एक्ट 2002 द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। 198 सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे खुफिया और सुरक्षा संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? स्पेशल इन्फोर्समेंट गार्ड्स को, यानी कि डी ऑप्शन जो नहीं है। इस प्रकार आरटीआई से लगभग 200 ऑब्जेक्टिव थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में अपना सुझाव बताइए। धन्यवाद।